फॉर अस साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, अपने लिए उस चीज का मतलब है जो बताए इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा, जो क्वांटिटी ये बताए। तो ये कौन बताता है? साई स्क्वायर। साई नहीं बताता अपने को ये कुछ भी। तो अपने लिए उस क्वांटिटी का मीनिंग है जो मुझे ये बताए इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा और यहां नहीं मिलेगा। और ये कौन बताता है? ये बताता है साई स्क्वायर। तो अपने लिए साई स्क्वायर का मतलब है, साई का अपने लिए कोई मतलब है नहीं है। चलिए साई क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्प्लेसमेंट। तो साई स्क्वायर आर क्या है? किसी डिस्टेंस के अलोंग प्रोबेबिलिटी। और साई स्क्वायर फाई क्या है? किसी एंगल के अलोंग प्रोबेबिलिटी, अलग अलग डायरेक्शन में। साई स्क्वायर आर क्या है? किसी डिस्टेंस के अलोंग प्रोबेबिलिटी, सेम डायरेक्शन में। 2 मीटर पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 4 पे है कि नहीं है, 10 पे है कि नहीं है, 15 पे है, 15 मीटर पे है कि नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। और साई स्क्वायर फाई क्या बताएगा? 30 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 90 पे है कि नहीं है, 180 पर है कि नहीं है। तो एक एंगल पे प्रोबेबिलिटी बताता है और एक किसी डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी बताता है। यहां तक नोट कर लिया था क्या आपने? नहीं किया तो कर लो नोट। तुम तो इनसे नोट्स ले लेना बेटा, है ना। अभी आप 2-4 मिनट रुक जाओ, मैं बता दूंगा आपको कहां से नोट करना है। बोलो, हो गया क्या नोट? नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं साई स्क्वायर डीवी। साई स्क्वायर डीवी क्या बताता है? ये किसी स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है। वो ऊपर साई स्क्वायर आर क्या बता रहा था? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी लिखा भी है, एट सम पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है साई स्क्वायर आर। और साई स्क्वायर डीवी किसी छोटे वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम मैंने बना रखा है आपके लिए, जैसे ये वॉल्यूम है, जैसे ये एक वॉल्यूम है, ये जो डार्क वाला है। तो इस स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर देख रही है तो साई स्क्वायर के पास मत जाना, साई स्क्वायर डीवी को याद करना। ठीक है, आगे नोट कर लो। हाँ जी बेटा, तो ये नोट हो गया साई स्क्वायर डीवी। अरे ये क्या किया अपन ने? वॉल्यूम क्या होता है किसी स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने क्या किया है? आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, डीवी बाई डी आर। जब आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3r स्क्वायर। तो 3r स्क्वायर आ गया तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या बनेगा? dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। और ये जो नीचे वाला dr था मैंने क्या कर दिया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नोट कर लेना। हो गया? हाँ जी, चले अब आगे देखते हैं साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन।
दो तरह की होती है, रेडियस के अलोंग, एंगल के अलोंग, रेडियल प्रोबेबिलिटी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है इतना? रेडियल, एंगुलर। चलो, ऑर्बिटल मैं बता चुका हूं क्या होता है। यूनिवर्स का वो पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। प्रोबेबिलिटी को अपन शो करते हैं साई स्क्वायर से, मतलब ऑर्बिटल में साई स्क्वायर क्या होता है? मैक्सिमम। नोड में प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, तो नोड पर साई स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है या मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये नोड हो गया। अब जैसे ये पहला, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये उसका नोड, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये उसका नोड, ये थर्ड ऑर्बिटल, ये उसका नोड, और इस तरह से चल रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो आप ये नोट करें बेटा। तो इनमें से किसको जानती हो पहले से? किसको नहीं जानती? तुम एलन में यहाँ किसी को भी नहीं जानती? नोड लिखा आपने, इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। और प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर से शो करते हैं, मतलब साई स्क्वायर यहाँ 0 हो जाएगा। चले, अब आगे पहले समझेंगे। पहले समझो, बाद में नोट करो। अब यहां होता है नोड। क्या होता है? नोड। जैसे प्रोबेबिलिटी दो तरह की है, रेडियल और एंगुलर, मतलब किसी डिस्टेंस के अलोंग प्रोबेबिलिटी और एक है किसी एंगल के अलोंग प्रोबेबिलिटी। जैसे आप बोल रहे हो कि सेम डायरेक्शन में 2 मीटर पे इलेक्ट्रॉन है, 10 मीटर पे है, 20 मीटर पे है, तो ये तो रेडियल प्रोबेबिलिटी है। अब आप बोल रहे हो सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10 मीटर पे नहीं है, 20 मीटर पे नहीं है,
तो सेम डायरेक्शन मतलब एक ही रेडियल के मतलब एक ही डायरेक्शन के अलोंग, लेकिन नहीं है मतलब क्या है, नोड है। नहीं है इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, नोड है। तो अपन इसे बोलेंगे रेडियल नोड, सेम डायरेक्शन में मिलने वाले नोड। और एक है एंगुलर नोड, 15 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 62 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 79 पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अलग अलग एंगल पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं है मतलब नोड, और अलग अलग एंगल पर मतलब एंगुलर नोड। अरे समझे क्या? अलग अलग डिस्टेंस पर नोड रेडियल नोड, अलग अलग एंगल पर नोड एंगुलर नोड। तो बेटा जी एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करते हैं n माइनस एल माइनस 1 से। n होता है ऑर्बिट, l होता है सब ऑर्बिट। अच्छा, एंगुलर नोड को और क्या बोलते हैं? इसे नोडल प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। मैं प्रूव करूंगा कि ये L के इक्वल क्यों होता है, ठीक है? आई विल प्रूव इट लेटर। ये किसकी वजह से होता है? P, D और F ऑर्बिटल की वजह से, सब शेल की वजह से। ये एंगल का मतलब डायरेक्शन, एंगल का मतलब अलग अलग डायरेक्शन, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री अलग अलग एंगल पर। तो इसे ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। अच्छा, रेडियल में डायरेक्शन अपन सेम रखते हैं क्या? अरे सेम डायरेक्शन रखते हैं मतलब डायरेक्शन वेरी नहीं करती, उसे अपन बोलते हैं नॉन डायरेक्शन। ये किसकी वजह से आता है? एस सबशेल की वजह से। इसे और एस कैसा होता है? स्फेरिकल। एस की शेप में आगे बताऊंगा। स्फेरिकल होता है, इसलिए इसे नोडल सरफेस भी बोलते हैं। आप ये एक बार नोट कर लें, इनकी ये कुछ बातें जो है नोडल सरफेस और ये आपको थोड़ा देर बाद समझ आएगी, आप ये नोट कर लें। अच्छा, एंगुलर नोड अगर L है और रेडियल n माइनस एल माइनस 1 है, तो टोटल नोड कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं? दोनों का सम कर लूं। अरे टोटल नोड कैलकुलेट करने के लिए दोनों का सम कर लो, तो सम करोगे तो प्लस एल से माइनस एल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? n माइनस 1, और ये रहा n माइनस। नोट कर लो। वो जो अंकुर सर ने चला जाए आगे। होती है ना? नहीं होती। एंगुलर नोड पे ही तो डायरेक्शन वेरी करती है, रेडियल में तो नहीं करती। इतना नोट हो गया भाई। चलो अब यहां से आप सब हेडिंग मतलब आप भी हेडिंग लिखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा बहुत अपन बाद में वापस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्वांटम नंबर।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्वांटम नंबर। ये आप भी लिखे बेटा, क्वांटम नंबर। आप इसमें नोट कर लें, टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। To gain information about an electron, 4 quantum numbers are required. हाँ जी, 4 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, अब इसमें लिखो, देखो, एक होता है एटम। एटम में होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में होता है सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे ये बिल्डिंग, बिल्डिंग में फ्लोर, फ्लोर में रूम, और रूम में आप। बिल्डिंग, फ्लोर, रूम और आप। और आप एटम को मान सकते हैं जैसे ये जो भी एरिया है बनी पार्क, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, एटम में ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। हाँ बताऊंगा। स्पिन मतलब रोटेशन, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन। अभी इनको एक एक करके पढ़ेंगे अपन, 2 लेक्चर लगेंगे इनमें, है ना। तो अरे याशिका बेटा पीछे बैठ जाओ ना, इतने परेशान हो रहे हो तो। नहीं, ठीक। क्या ख्वाहिश ने तो क्या टारगेट डिसाइड कर लिया कि इस बार वो ख्वाहिश ऊपर थी और इस बार इसके रैंक ऊपर आएगी, इसलिए ये तो डिस्टर्ब होगी नहीं। चलो फर्स्ट लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताएगा अपन को? ऑर्बिट। n क्या बताएगा अपन को? ऑर्बिट बताएगा, ऑर्बिट, ऑर्बिट या शेल। तो ऑर्बिट कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं? के शेल, KLMNOP। आगे ABCD आती है आप, OP खत्म हो जाएगी। फिर क्या? फिर उसके बाद क्या है ना, वो एक मूवी आई थी, मूवी कौन सी आई थी मूवी? सत्ते पे सत्ता, है ना। वो उसमें अमिताभ बच्चन था, हेमा मालिनी थी, ऐसे। मैं यही समझा रहा हूँ, है ना, पर थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो उसमें अमिताभ बच्चन और क्या 7 भाई थे, 7 भाई। तो उनका नाम होता है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और उसका खुद का होता है रवि।
अमिताभ का खुद का होता है रवि। तो हेमा मालिनी ने नाम पूछा, उसने नाम बता दिए। तो हेमा मालिनी थोड़ी सी मतलब उसको अच्छा लगा, बोले यार ये गजब नाम है इनके। ठीक है, तो हेमा मालिनी ने बोला पहले चलो ठीक है 7 थे तो मैनेज हो गए, ज़्यादा होते तो क्या करते। तो फिर अमिताभ बोलता है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से नेमिंग करते। एक्चुअली अभी जो पीरियोडिक टेबल अपने पास है ना, जितने एलिमेंट अभी अपने पास हैं उनके लिए 7 ऑर्बिट सफिशिएंट है, और 7 अल्फाबेट तो है ही अपने पास। 7 ऑर्बिट सफिशिएंट है, इसलिए बाकी वालों के लिए अभी सोचा नहीं गया। अपने पास तो 26 अल्फाबेट है ना, तो कभी अगर इन फ्यूचर ऐसा होगा कि इतने एलिमेंट आ जाए कि 26 भी ऑर्बिट कम पड़ जाए, तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो आगे वालों का कोई नाम नहीं आएगा बस ऐसे। तो आगे देखो, सुनो, अब समझो बेटा, ये जो क्वांटम नंबर है, अपन ने बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया, और बोहर के एटॉमिक मॉडल में चाहे एनर्जी हो, चाहे रेडियस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, सारे फॉर्मूलाज में एन आया था। एन रेडियस आता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, अब बिना एन के रेडियस नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी 2.18 10⁻⁶ जेड बाई एन, एन यहां भी आ रहा है, बिना एन के वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब एन का यूज आता है उन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो दिस क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये अपन क्यों फाइंड आउट करते हैं? ऑर्बिट की रेडियस, फाइंड आउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन सब के फॉर्मूलाज में एन आता है। एंगुलर मोमेंटम याद है क्या? mvr इक्वल टू nh/2π, ऐसा कुछ था ना। हाँ, चलो, एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π। h/2π को शॉर्ट में h बार लिखते हैं, h बार, h के ऊपर क्रॉस लगा, तो h/2π को शॉर्ट में लिख सकते हैं। एक तो होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसमें तो अपन ऑर्बिट की वैल्यू पुट करते हैं, n कौन सा है। एक आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हर सिंपल, अगर जैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और उसके किसी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है √L L+1 h/2π। सर ये L क्या होता है? अगला क्वांटम नंबर पढ़ेंगे फिर। √L L+1 h/2π। अभी एक फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला अपन बाद में देखेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। फॉर्मूला अपन बाद में ही देखेंगे। अरे क्या हो गया ना, क्यों परेशान हो रहा है? आप ये नोट तो सारा ही कर लें। नंबर ऑफ ऑर्बिटल h बार, कभी भी किसी क्वांटिटी पे ऐसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है ना, उसे बार बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिट,
इसे n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हो गया? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। जैसे किसी भी एक रूम में अगर मैक्सिमम 2 लोग रह सके तो कितने लोग रह पाएंगे? जितने रूम है उसके डबल। सही बात है ना? अगर एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं तो टोटल लोग कितने रह सकते हैं? रूम के डबल। अगर 10 रूम है तो मैक्सिमम 20। 10 रूम अगर है तो कितने लोग रह सकते हैं? इसका आंसर आएगा 0 से 20। और अगर 10 रूम है तो मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? तो आंसर आएगा 20। आप नहीं समझे मेरी बात। अरे अगर एक रूम में कितने लोग रहते हैं तो खाली भी तो हो सकता है रूम, उसमें एक भी तो हो सकता है। जब मैक्सिमम की बात आएगी तब अपन 2 के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो ऑर्बिटल होता है n स्क्वायर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जितने भी ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? उसके डबल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसके डबल फिल हो सकते हैं। ये अपन ऑर्बिटल पढ़ेंगे तब और बात करेंगे इसके बारे। आपने नोट कर लिया वैसे भी? चलो नेक्स्ट लिखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लिखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आप सुनना मेरी बात, बस हेडिंग नोट कर लो और सब ऑर्बिट लिख लो। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा? सब ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिट। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट, ठीक है। तो L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1। 0 to n-1. It means maximum value of L will be always less than n. भाई L की वैल्यू कहां तक हो सकती है? n-1 तक। सही बात है, n-1 तक, यानी n के बराबर तो नहीं हो सकते ना कभी। तो L हमेशा छोटा ही होगा। L हमेशा n से छोटा ही होगा। अरे मैक्सिमम वैल्यू अप टू n-1 तक है तो n-1 तो n से छोटा होता ही है। अब L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से अगर है तो L अगर 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब ऑर्बिट होगा? S। अगर L की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब ऑर्बिट होगा? P। L की वैल्यू 2 है तो कौन सा सब ऑर्बिट होगा? D। L की वैल्यू 3 है तो F। L के फिर आगे एबीसीडी कंटिन्यू कर लेना। S P D F G H, S P D F, यहां तक तो ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यूएशन में D F G H I J K इस तरह से। अपने पास केवल F तक ही काम आएगा। कहां तक काम आएगा? F। आगे तो हाइपोथेटिकल। आज तक इतने एलिमेंट नहीं बने हैं, नहीं डिस्कवर हुए हैं कि जिनके लिए आगे की जरूरत पड़े। ठीक। S जो होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल। S जो सब ऑर्बिट होता है
उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ये शेप क्या बताता है? ये शेप बताता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मिलते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में। एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्फेरिकल फॉर्म में मिलते हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसके चारों ओर ये एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री बनाई जाती है। जैसे आप बैठे हैं तो मैं आपको घेरता हुआ एक ऐसे रस्सी बना, रस्सी इमेजिन कर लूंगा माइंड में, तो आप उस रस्सी पर नहीं है, आप उस रस्सी के अंदर अंदर है। तो रस्सी पर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो रस्सी क्या है? नो। समझ आ गई बात? और उसके अंदर क्या है? ऑर्बिटल। क्योंकि उसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। तो एस का शेप होता है स्फेरिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 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 सामने भी है, पीछे भी है, क्योंकि स्फेयर तो 3D होता है। अरे सर्कल नहीं है ये, स्फेयर है, स्फेयर बॉल लाइक। तो न्यूक्लियस के चारों ओर सब तरफ इलेक्ट्रॉन है, सब तरफ। पी में इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं? पी सब ऑर्बिट में बल्ब की जैसे, बल्ब होता है ना, बल्ब, ठीक है, इसी तरह का तो होता है बल्ब यहाँ, ठीक है, आगे से ऐसे। तो दो बल्ब जैसे आपस में ऐसे कनेक्ट कर लो, तो पी में इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे, ऐसे यहां 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 यहां, इस तरह से इधर भी। पी में बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां पर लोब ही नहीं है। अरे जो डायग्राम है ना, इसे क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं, लोब। तो जहां लोब है वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, और जहां लोब नहीं है वहां प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। तो एस में इलेक्ट्रॉन, पी में यहां 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 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लोब भी 0 हो गया। अब डी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं? तो डी सब ऑर्बिट की, डी का शेप होता है डबल डंबल। ये स्फेरिकल, ये वो डंबल, ये डबल डंबल, ठीक है, डबल डंबल। तो यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जहां जहां लोब है वहां वहां है। समझ आ रही है आपको प्रोबेबिलिटी? अगर मैं बात करूं कि देखो एस में ऐसी एक भी डायरेक्शन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। एस में सब तरफ इलेक्ट्रॉन है, सब तरफ। लेकिन पी में एक ऐसी डायरेक्शन होती है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कौन सी डायरेक्शन? जहां मैंने इस तरह से लगा रखा, अरे दिख रहा होगा ना, यहां लोब है, लोब नहीं है, और इस पूरी लाइन में लोब नहीं है। तो पी में ऐसी कितनी डायरेक्शन होती है जहां इलेक्ट्रॉन, जहां लोब नहीं है? एक। तो लोब नहीं है उसे क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं उसे? नोड। एस में ऐसी एक भी डायरेक्शन नहीं है। अरे एस में ऐसी एक भी डायरेक्शन नहीं है जहां लोब नहीं है। डायरेक्शन वाले नोड की बात करूं, डायरेक्शन वालों की, तो एस डायरेक्शन वाले नोड कौन से होते हैं? एंगुलर नोड। तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? बोलो भाई, 0। तो एस में एंगुलर नोड भी कितने हैं? 0। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पी में एंगुलर नोड भी कितना है? 1। एक ऐसी डायरेक्शन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी में ऐसी कितनी डायरेक्शन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है? 2। एक ये रहा और एक ये रहा। ऐसी दो डायरेक्शन है जहां प्रोबेबिलिटी नहीं है। स्फीयर में तो वो इसकी बाउंड्री पे भी तो नहीं है। क्या कह रही? बाउंड्री तो बेटा रेडियस हो गई ना, डायरेक्शन की बात कर रहे थे। अरे डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन, न्यूक्लियस से देखो ना आप, न्यूक्लियस से देखो, हर डायरेक्शन में लोब है कि नहीं है?
वहां उसकी सरफेस पर तो नोड आ गया, तो हर डायरेक्शन में नोड है फिर तो, है ना। तो एस में ऐसी एक भी डायरेक्शन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, पी में ऐसी एक डायरेक्शन है, डी में ऐसी 2 डायरेक्शन है जहां नोड नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। और डी के लिए एल कितना होता है? डी के लिए एल कितना होता है? 2। इसका मतलब एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं? एल के बराबर। किसके बराबर? एल के बराबर। एस के लिए L0 तो 0 एंगुलर नोड, पी के लिए L1 तो 1 एंगुलर नोड, डी के लिए L2 तो 2 एंगुलर नोड। बाकी एफ की शेप कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। बाकी सबकी शेप कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एल की वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2 3। SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3। याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल, किसी सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 12 + 1। अभी पहले तो फॉर्मूला लिखा था ऐसा, वहां आया था n²। वो क्या था? किसी ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिट में ऑर्बिटल, ये क्या है? सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल। जैसे बिल्डिंग में रूम कितने हैं और फ्लोर पे रूम कितने हैं, दो अलग अलग बातें हैं कि नहीं है? अरे बिल्डिंग में नंबर ऑफ रूम ज्यादा होंगे और फ्लोर पे नंबर ऑफ रूम से कम होंगे। तो फ्लोर पे रूम्स काउंट करने का फॉर्मूला 12 + 1, सब ऑर्बिट पे ऑर्बिटल देखने का। और वो n² क्या था? ऑर्बिट में ऑर्बिटल देखने का। ऑर्बिट में कितने रूम हैं? ऑर्बिटल हैं n²। सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं? 12 + 1। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो वो ऑर्बिटल के कितने हो जाएंगे? डबल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी ऑर्बिटल है उसके डबल क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल 12 + 1। ठीक है। एक बात और ध्यान रखो, दिया बोहर का एटॉमिक मॉडल है। बोहर का एटॉमिक मॉडल अपन किसके लिए बात करते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के नहीं करते। सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला तो बताओ मुझे, एनर्जी का फॉर्मूला किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ, टोटल एनर्जी। मार्कशीटिंग से आए थे -13.6 Z² / इलेक्ट्रोवोल्ट, -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने, थोड़ा रिलैक्स रहा करो, इतना भी नहीं। कल को खुद का नाम ही भूल जाओ, इतना थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहा करो। पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, बॉडी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। गलत, पढ़ने में तकलीफ आती है वो नहीं होनी चाहिए। सुनो जो क्या बताता हूं, अगर मॉलिक्यूल में एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की एनर्जी केवल और केवल n पे डिपेंड करती है। किस पर? क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है वो? ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की एनर्जी डिपेंड करती है n + l पर। किस पर डिपेंड करती है? n + l पर। ये l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सब ऑर्बिट के बारे में या सब शेल के बारे में। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक की n पर, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक की n + l। समझ आके बता, तो आप इतना नोट करेंगे। मीन जोड़ने की तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताई थी। हाँ हाँ, वही तो बताइए। तो उसमें केवल n ही तो आता है, l क्या आता है उसमें? -13.6 Z² / n² केवल n ही तो आया, तो केवल n पे ही तो डिपेंड कर रही है वो। और ये भी तो अपन भी तो यही करें, मल्टी के लिए तो उसने बात ही नहीं करी। करो, नोट करो। हटो, आप खड़े हो वहां से और यहाँ बैठो।
इधर आके आके बैठो जरा। ऐसे म्यूचुअल क्वांटम नंबर। हाँ क्या क्या था उसे? डबल डम्बेल। डंबल में न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? डम्बल में न्यूक्लियस कहाँ होगा? न्यूक्लियस तो एटम में होता है। डम्बल में ये तो सब ऑर्बिटल इनमें थोड़ी होगा। अरे अभी आप नोट करो एक बार, करो करो जल्दी करो जल्दी। स्फेरिकल में तो बीच में होता था ना। एक बार नोट करो पढ़ाई, पहले थोड़ा पढ़े तो सही, फिर बताऊंगा सारे सारी बातें। इस बिल्डिंग का कोई एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? हमें पर क्या, इस बिल्डिंग का कोई एक सेंटर होगा ना? कोई होगा, होगा। भाई किसी भी बॉडी का एक सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन फ्लोर के सेंटर की बात थोड़ी करते हैं अपन। अरे अपन बेटा वो जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्डिंग का सेंटर है, एटम का सेंटर। और आप बातें कर रहे हो और सब ऑर्बिट के सेंटर की, ऑर्बिटल के सेंटर की। बेटा वो तो मैच कर गई शेप कि एटम को अपन ने स्फेरिकल माना, और ये एस सब ऑर्बिट की शेप भी स्फेरिकल हो गई। अरे बिल्डिंग कैसी है? क्यूबिक, और रूम भी तो क्यूबिक हो सकता है। लेकिन रूम का सेंटर और बिल्डिंग का सेंटर दो अलग अलग बातें हैं कि नहीं है? तो रूम का सेंटर थोड़ी होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम का सेंटर। इस पूरी बिल्डिंग को एक एटम मानो, उसका सेंटर अलग होगा, इस रूम का सेंटर अलग होगा, यस और नो? तो न्यूक्लियस तो एटम का सेंटर होता है ना, रूम का सेंटर थोड़ी होता है। अभी नहीं समझ आया? आप नोट करो फटाफट, चलो मैं दोबारा समझाऊंगा। आगे नोट करें। अरे इतना नोट हो गया क्या? नहीं नहीं, जल्दी नोट करो आगे फटाफट।
सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की एनर्जी केवल n पे डिपेंड करेगी और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक की n+l पे डिपेंड करेगी। हाँ जी, अब इसके आगे समझते हैं। देखो जैसे अपने पास फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट तो L की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, 0 to 4-1। ढंग से देखो सामने समझो, 0 to n-1। अब 0 to 4-1 तो क्या हो गया 0 to 3। 0 to 3 में कौन कौन सी वैल्यू आती है 0 1 2 3। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 to n-1, 0 to 3-1। n की वैल्यू 3 है ना, तो 3-1 कितना हो गया 2। 0 to 2, 0 1 2। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, 0 to 2-1 यानी 0 to 1। तो कौन सी वैल्यू आ गई 0 और 1। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 to n-1, 0 to 1-1, 0 to 0 मतलब 0। l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है s के लिए, 1 और 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए। 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए। 0 होती है s के लिए, l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, l की वैल्यू 2 होती है d के लिए और l की वैल्यू 3 होती है f के लिए। समझेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट आए 1। l इक्वल टू 0 का मतलब s सब ऑर्बिट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट, कौन क्या नाम हो गया उसका 1s। 1s यहां कौन कौन सा हो गया 2s और 2p। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, कितने सब ऑर्बिट हो गए 3। फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f। इसका मतलब एक बात समझ में आएगी तुम्हें कि जो ऑर्बिट होगा ना, जो ऑर्बिट नंबर होगा उतने ही सब ऑर्बिट होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकेंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, फोर्थ ऑर्बिट में 4, तो 10th ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे 10। सिंपल। नहीं सर, वो थोड़ी देर पहले आपने क्या बताया था L की मैक्सिमम वैल्यू n से छोटी होगी। L की वैल्यू छोटी होगी, L की वैल्यू छोटी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू तो छोटी है, तो वो n की वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। मैक्सिमम वैल्यू 3 है, लेकिन कहां से 3 है वो 0 से 3। तो L की टोटल वैल्यूज तो n के बराबर होगी, L की टोटल वैल्यूज n के बराबर होगी, लेकिन L की मैक्सिमम वैल्यू n से छोटी होगी। दो अलग अलग बातें हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू अलग है और नंबर ऑफ वैल्यूज अलग बात है। मैक्सिमम वैल्यू अलग बात है और नंबर ऑफ वैल्यूज अलग बात है। तो L की नंबर ऑफ वैल्यूज n के बराबर होंगी, लेकिन L की मैक्सिमम वैल्यू n से छोटी होगी। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये लिखा है यहां पर, हेंस नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। सब ऑर्बिट कितने होंगे जो ऑर्बिट होगा। फोर्थ में 4 सब ऑर्बिट, थर्ड में 3 सब ऑर्बिट, सेकंड में 2 सब ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट। और मैक्सिमम वैल्यू अलग बात है, नोट कर लेना।
हाँ जी, हो गया इतना नोट। एल की जितनी वैल्यूज होंगी, एल की उतने क्या होंगे, सब ऑर्बिट। एन की जितनी वैल्यूज होंगी, एन की उतने क्या होंगे, ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल इक्वल टू नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। लिख लें, नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल इक्वल टू नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। फिर हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर हेडिंग लिखूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, क्या बताएगा आपको ऑर्बिटल के बारे में। एम की जितनी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, अब पहले आप सुने, अब हेडिंग पुट कर लें बस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या नाम बेटा, काशिका। काशिका। जब किधर से बोलो एक ही बात, फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से, एक ही बात है ना। चलो जैसे होता है ना कनक, इधर से बोलो या इधर से बोलो, अलग बात है। काशी का नहीं है क्या इसका, काशी का नहीं क्या, काशी का है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बंदो, जो भी नाम है छोड़ो। एम की जितनी वैल्यूज होंगी उतने क्या होंगे, ऑर्बिटल। एम की जितनी वैल्यूज होंगी उतने क्या होंगे, ऑर्बिटल। नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ओके, एम की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -L2 + L। L कहां से कहां तक होता है, L n - 0 to n - 1, और m होता है -L2 + L। तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2l + 1। ये कैसे आई, ये कैसे आई, जैसे s सब ऑर्बिट में l की वैल्यू कितनी होती है, 0। s सब ऑर्बिट में l कितना होता है, 0। तो m क्या हो जाएगा, -0 से +0 यानी 0। तो m की कितनी वैल्यूज आई, 1। m की कितनी वैल्यूज आई, 1, और उसका नंबर आया क्या, 0। m की 1 वैल्यूज आई और वो वैल्यू क्या आई, 0। s सब ऑर्बिट l = 0, m = 0। तो m की जितनी वैल्यूज आएंगी उतने ऑर्बिटल होंगे। m की 1 वैल्यू आई, 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। s कैसा होता है, स्फेरिकल। s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल आया, मतलब s नाम का जो फ्लोर था उस पे केवल एक ही रूम है, बोले तो पूरा एक बड़ा सा होल है बस। तो वही फ्लोर हो गया और वही रूम हो गया, वही फ्लोर हो गया और वही रूम हो गया। p सब ऑर्बिट, नोट मत करो, पहले सुनो समझो। p सब ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, और अगर l 1 होगा तो m क्या होगा, -L2 + L। m क्या होगा, -L2 + L, मतलब -12 + 1। -12 + 1 में कितनी वैल्यूज आती है, 3। -1 0 और +1,
एल एम की 3 वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए? 3। अच्छा यहां पर P के लिए L कितना होता है? 1। अरे 1 रखो ना यहां पर, कितना आएगा? 3 आएगा। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं? 3। तो चाहे ऐसे काउंट करो चाहे यहां से काउंट करो, बात एक ही है। 3 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? मैक्सिमम 2। तो 3 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 6। तो बेटा p सब ऑर्बिट जो होता है ना, p सब ऑर्बिट, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब p नाम का जो फ्लोर है ना, p नाम का जो फ्लोर है, वहां कितने रूम है? p नाम के फ्लोर पे 3 रूम होते हैं। p नाम के सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। अरे समझे क्या? अच्छा जी, अब ये p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल हो गए। एक को बोलेंगे px, एक को बोलेंगे py, एक को बोलेंगे pz। px, py, pz, ये 3 रूम हो गए और ये इन तीनों के 3 नंबर हो गए। 3 रूम, तीनों के 3 नंबर, -1 +1 0। किसी को कोई सी भी वैल्यू दे दो, कोई भी याद करने वाली बात नहीं। सर px को +1 बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। px को 0 बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। अरे 3 रूम और 3 नंबर है, किसी को कोई सा भी नंबर दे दो, खत्म। चलो आगे चलते हैं। px, ये क्या है? p की दिया, p की शेप कैसी होती है? p सब ऑर्बिट की शेप कैसी होती है? डम्बल। p सब ऑर्बिट की शेप होती है डम्बल। अब px का मतलब डंबल बनेगा x डायरेक्शन में, py का मतलब डंबल बनेगा y डायरेक्शन में, और pz का मतलब डंबल बनेगा z डायरेक्शन में। डंबल क्या है? डंबल क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। px का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी x डायरेक्शन में, py का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी y डायरेक्शन में, और pz का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी z डायरेक्शन, z डायरेक्शन। अब आप सुनो, अब ढंग से समझने वाली बात है। अब सामने देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और सामने की तरफ कौन है? z एक्सिस, ये z। अब आप देखो इस px के अंदर, ये px है, px में एक ऐसी डायरेक्शन है जहां लोब नहीं है। सही बात है, एक डायरेक्शन है जहां लोब नहीं है। इधर भी लोब नहीं है और सामने भी लोब नहीं है। इधर इस लाइन के सामने की तरफ भी तो लोब नहीं है, तो इस प्लेन में लोब नहीं है। 2 एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बन जाता है। एक ये हो गया, एक सामने हो गया, ये क्या हो गया? एक प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड। तो ये कौन सा प्लेन आ गया? ये वाई जेड प्लेन। अरे कौन सा प्लेन आ गया? वाई जेड प्लेन। प्लेन में दिक्कत है क्या थोड़ी सी? नहीं दिक्कत है थोड़ी सी। ये कोना है ना, कोना, इस कोने से इधर चलो एक्स एक्सिस, इस कोने से नीचे चलो वाई एक्सिस, और इस कोने से आगे चलो जेड एक्सिस। ये x है, नीचे y है, तो ये xy प्लेन है। सही बात है। ये इधर सामने की तरफ z है और ये नीचे की तरफ y है। सामने z, नीचे y, तो ये कौन सा है? yz प्लेन। इस ऊपर वाले को देखो, ये इधर x है और सामने z है, x z। तो ऊपर वाला कौन सा प्लेन है? xz प्लेन। चलो, तो इधर y में लोब नहीं है, सामने z में नहीं है, तो नोडल प्लेन कौन सा आ गया? yz। नोडल प्लेन कौन सा आ गया? yz। इधर देखो, अरे इधर इस py का मतलब डंबल कहां बनेगा? y में, तो इधर इस x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है और सामने z में भी नहीं है, x में भी नहीं है, z में भी नहीं है, तो कौन सा प्लेन हो गया? ये xz। इधर देखो, ये
पी जेड का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जेड डायरेक्शन में, तो इधर एक्स में प्रोबेबिलिटी नहीं है और सामने कौन सी एक्सिस है अभी? अरे जेड तो ऊपर है ना यार, इधर एक्स इधर जेड, तो सामने कौन सा है? वाई। तो नोडल प्लेन कौन सा आ गया? एक्स वाई, एक्स वाई। सिंपल है। कैसे? अरे पी एक्स में एक्स को छोड़ दो, वाई जेड नोडल प्लेन, पी वाई में वाई को छोड़ दो, एक्स जेड नोडल प्लेन, और पी जेड में जेड को छोड़ दो, एक्स वाई नोडल प्लेन। आया समझ में आपकी? इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सामने इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर नहीं है, इस पूरे प्लेन में नहीं है, इधर नहीं है, इस पूरे प्लेन में नहीं है। आया के सामने? तो P में कितना नोडल प्लेन होता है? 1। P में नोडल प्लेन होता है 1। नोडल प्लेन, प्लेन किसी डायरेक्शन में होता है, तो डायरेक्शन वाला कौन सा नोड होता है? एंगुलर की रेडियल? एंगुलर। तो एंगुलर नोड को आपने नोडल प्लेन भी बोला था। अब आप पेज पलट के देख लो, एंगुलर नोड को आपने नोडल प्लेन भी बोला था, एंगुलर नोड को नोडल प्लेन भी बोला था। इस वजह से बोला था क्योंकि एंगुलर नोड किसी डायरेक्शन में होगा और प्लेन भी किसी डायरेक्शन में बनता है। अगला डी सब ऑर्बिट, सुनो जरा, पी आपको समझ में आया? अब डी के बारे में बात करते हैं। डी सब ऑर्बिट, डी के लिए एल की वैल्यू गर्भिता कितनी होती है? 2। डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। अगर L 2 है तो M क्या होगा? -L2 प्लस L। M होता है -L2 प्लस L, -2 2 प्लस 2, -2 2 प्लस 2 में कितनी वैल्यूज आएंगी? 5। -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। M की जितनी वैल्यूज होती है उतने क्या होते हैं? ऑर्बिटल। M की जितनी वैल्यूज होती है उतने क्या होता है? ऑर्बिटल। तो D सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल हैं, यानी डी नाम का जो फ्लोर है, डी नाम का जो फ्लोर है उसमें कितने रूम है? 5। एस वाले में कितने रूम थे? 1। एस सब ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल और डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल। -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, इस तरह से 5 ऑर्बिटल है, 5 नंबर है, मर्जी आए जिसको जो नंबर दे दो। तो जैसे वहां पी एक्स पी वाई पी जेड थे, यहां कौन कौन है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप सुनना बेटा, डी का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल, डबल डम्बल। डी एक्स वाई का मतलब डबल डम्बल बनेगा एक्स और वाई के बीच में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और डबल डम्बल बना। एक डम्बल ये रहा, एक डम्बल ये रहा, एक्स और वाई के बीच में बना तो नाम हो गया डी एक्स वाई। वाई और जेड के बीच में बना तो नाम हो गया डी वाई जेड। एक्स और जेड के बीच में बना तो नाम हो गया डी जेड एक्स। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डी एक्स जेड बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं, डी जेड एक्स बोलो डी एक्स जेड बोलो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स को इधर बनाओ, जेड को इधर बनाओ, जेड को इधर बनाओ, एक्स को इधर बनाओ, जेड को इधर बनाओ, एक ही बात है, घुमा दो इसे। तो इलेक्ट्रॉन कहां में, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां है? अलोंग द एक्सिस। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां है? अलोंग द एक्सिस कि बिटवीन द एक्सिस? बिटवीन द एक्सिस। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बिटवीन द एक्सिस। समझ गए? अगला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें डबल डम्बल बनेगा। डबल डम्बल एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं लोग। कहां बन रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। वहां कहां बन रहे थे? बिटवीन द एक्सिस। यहां अलोंग द एक्सिस। डिफरेंस तो है, डबल डम्बल तो बना है पर डिफरेंस तो है। वहां प्रोबेबिलिटी बिटवीन द एक्सिस, यहां प्रोबेबिलिटी अलोंग द एक्सिस। और ये लास्ट वाला
सबका प्यारा है, ये सबसे अलग है, सबसे अलग। डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में यहां भी डबल डंबल होते हैं, एक डंबल तो जेड एक्सिस में है और एक डंबल जो है वो एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर रिंग है। क्या है? सर्कुलर रिंग। बाकी ये सब 3D है, बल्ब की जैसे, ठीक है, स्फीयर 3D था, लेकिन ये रिंग कैसी है? ये रिंग, ये सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग। इधर देखो, इधर, इधर ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ कौन है? जेड। एक्स हॉरिजॉन्टल, आगे की तरफ वाई। तो इस प्लेन में एक रिंग बनी हुई है, इस प्लेन में क्या बनी हुई है? एक रिंग। रिंग मतलब लोब, लोब मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो एक्स और वाई पूरे में तो क्या बनी हुई है? एक रिंग बनी हुई है, यानी एक्स और वाई पूरे में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस रिंग की वजह से है। और जेड एक्सिस में क्या बना हुआ है? एक डंबल। क्या बना हुआ है? एक डंबल। तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उस डंबल की वजह से है, एक्स और वाई में प्रोबेबिलिटी उस रिंग की वजह से है। समझ आ गया? यहां दो डंबल की जगह एक डंबल आ गया और एक सर्कुलर रिंग आ गया, तो ये थोड़ा अलग सा है, याद रखना पड़ेगा अपने। चलो, ये नोडल प्लेन थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, अभी आप नोट कर लें। करो नोट।
नक्षत्र आपने कहाँ तक नोट कर रखा है? एटॉमिक पूरा पढ़ रखा है आपने मतलब? नहीं, वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ थोड़ा बहुत लास्ट का, बाकी तो पूरा ही है ऑलमोस्ट। वो ग्राफ भी पढ़ रखे हैं क्या, श्रोडिंगर के? नहीं। आगे नोट करें। डी सब ऑर्बिट, हिमांशु तुम्हारे पीछे वाला क्या नाम है? सूर्य। आपका बैकअप हो गया बेटा पूरा? ठीक।
ये पांचों नोट हो गए क्या? हो गए नोट? चलो अब 1 मिनट पहले अपन पूरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आज अपन ने क्या डिस्कस किया? प्रोबेबिलिटी दो तरह की, रेडियल, एंगुलर। जब मिलने की प्रोबेबिलिटी दो तरह की है तो नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी भी दो तरह की होगी। वही रेडियस किसी डायरेक्शन के अलोंग, किसी एंगल के अलोंग। किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर, किसी स्मॉल वॉल्यूम में साई स्क्वायर डीवी। ये नोड के फॉर्मूले हैं, एंगुलर नोड, रेडियल नोड। ठीक है, टोटल नोड पूछेगा तो सम कर लेना। ये डायग्राम कभी बाद में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर, एटम में होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में होता है सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन जो वहां करता है रोटेशन। वो समझेंगे अपन स्पिन के बारे में। आप एन समझ आ गया? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 1 से इनफाइनाइट। एल की वैल्यू कहां से कहां? 0 से n-1, 0 to n-1। एल क्या बताता है? सब ऑर्बिट। 0 1 2 3 4 S P D F G H। ठीक है, इस तरह से। ऑर्बिटल क्या बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m के बारे में। चलो, ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर अजीमुथल, S स्फेरिकल होता है, P डंबल होता है, D डबल डंबल, और बाकी सबकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है। ये अपन ने कंक्लूजन निकाला कि जो ऑर्बिट नंबर होगा उतने ही क्या होंगे उसमें? सब ऑर्बिट होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट, सेकंड में 2 सब ऑर्बिट, थर्ड में 3 सब ऑर्बिट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिफरेंट वैल्यूज अपन को क्या बताएंगी? ऑर्बिटल के बारे में। तो n क्या होगा? -L2 + L। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 2L + 1। जैसे s में कितने ऑर्बिटल होंगे? s के लिए L की वैल्यू होती है 0, तो s में 1 ऑर्बिटल। p के लिए L की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। d के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो 2 × 2 + 1 कितना आ रहा है? 5। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, 1 3 5। हाँ, एक बात से गौर करो तो 2 से बढ़ रहे हैं। 1 में 2 ऐड किया तो 3 में 2 ऐड किया तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही L की वैल्यू 8 बढ़ती है, n की वैल्यू 2 बढ़ जाती है। जैसे L 0 से 1 हुआ तो m क्या हो जाएगा? -L से +L। तो एक -1 उधर बढ़ा, एक +1 उधर बढ़ा। जैसे ही L की वैल्यू 2 हुई तो -2 से +2, तो -2 इधर बढ़ा और +2 इधर बढ़ा, तो 2 नए ऑर्बिटल बढ़ गए ना। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो 2 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 4। तो ऑर्बिटल बढ़ेंगे 2 से और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 4 से। अरे ऑर्बिटल बढ़ेंगे 2 से और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 4 से, क्योंकि 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। देखो, ये -1 से +1। अगला देखना, वो तो जो वहां था वो तो था ही। एक -2 ऑर्बिटल इधर बढ़ गया, एक +2 इधर बढ़ गया, तो 2 ऑर्बिटल बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 4। चलो अब आगे देखते हैं फटाफट। सुनो जरा, यहां अरे कितने नोडल प्लेन हैं? 2 दिख रहे होंगे। एक तो ये रहा नोडल प्लेन, इस डायरेक्शन में कोई लोब नहीं है, तो ये कौन सा प्लेन है? ये तो x है, और सामने कौन है? z, x z। एक ये कौन सा है? y, और सामने कौन है? z। तो x z और y z।
आप तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डी एक्स वाई है ना, तो कौन सा एक्सेस बच गया, जेड। एक बार एक्स को जेड से जोड़ दो, एक बार वाई को जेड से जोड़ दो, एक्स जेड और वाई जेड। यहाँ कौन बच गया, एक्स। यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड। यहाँ कौन बच गया, वाई, तो वाई जेड और एक्स वाई। अरे सुन रहे हो क्या, वाई जेड और एक्स वाई। अब यहां से प्रूव करोगे तो भी वही आएगा। ये रहा, इस एक्स में लोब नहीं है, सामने वाई में भी नहीं है, तो एक तो एक्स वाई आ गया। इस जेड में लोब नहीं है, सामने वाई में भी नहीं है, तो कौन सा आ गया, वाई जेड। कौन सा आ गया, वाई जेड। अब इधर देखते हैं, दो दो नोडल प्लेन आ गए, दो नोडल प्लेन। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट केवल इसी चैप्टर में काम आएगा, ये आगे बहुत सारे पार्ट चैप्टर में काम आएगा। अभी तो इमीडिएट जो चैप्टर शुरू होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें तो काम आएगा ही आएगा। अब यहां पर यार मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक ऐसी डायरेक्शन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं, जहां लोब नहीं। अरे जैसे आपको ये डायरेक्शन दिख रही है ना, आप इसे ये रोटेट कर दो, तो ये डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, 45 डिग्री से रोटेट करते हैं यहाँ आ जाएगी ना, और ये लोब कहाँ चला जाएगा, 45 डिग्री से रोटेट करते हैं नीचे चला जाएगा। तो यस और नो करके दिखाऊंगे। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में क्या कहना चाह रहे हैं। सर आप ट्रांसलेट को कर हाँ ऐसा हो गया ना, देखो अब ये हो गई वर्टिकल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो गया, उनके बीच में आ गया ना ये। अरे उनके बीच वाली लाइन आ गई, नहीं आ गई, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहां पर एक नोडल प्लेन ये रहा और एक नोडल प्लेन ये रहा, तो कितने नोडल प्लेन होते हैं इसके अंदर भी, दो होते हैं। और डी जेड स्क्वायर में 0 होते हैं, डी जेड स्क्वायर में कितने होते हैं, 0। यहाँ ऐसी कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, सब तरफ इलेक्ट्रॉन है, सब तरफ। तो बस अब ये कौन कौन से, इसको भले छोड़ देना कि y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स, छोड़ देना उसको, ठीक है। ये जो लाइन होती है ना बेटा, लाइन की इक्वेशन आपको याद है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा जब ओरिजिन से पास होता है तो c कितना होता है, 0, तो क्या बचा, y इक्वल टू एम एक्स, m क्या होता है, tan थीटा, अरे स्लोप कितना होता है, tan थीटा। अरे बेटा जी ये एंगल 45 है, तो tan 45 कितना होता है, 1, तो ये तो आ गया y इक्वल टू एम एक्स, और m की जगह पुट कर दो 1। और ये एंगल है 135, tan 135 होता है -1, तो y इक्वल टू एम एक्स, m की जगह पुट कर दो -1, तो y इक्वल टू माइनस एक्स आया कि नहीं आया। अरे बोलो जरा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए, y इक्वल टू एम एक्स, एक बार m पुट कर लो tan 45, एक बार m पुट कर लो tan 135, आ जाएगा। पर कोई नहीं पूछ रहा आपसे, चलो। और यहां नोडल प्लेन 0 है, आगे देखते हैं। हाँ बता क्या कंफ्यूजन दिया कुमारी। हाँ अब आगे देखो, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो m क्या हो जाएगा, -L2 प्लस l, -32 प्लस 3, कितनी वैल्यूज आएंगी, 7, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 7। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 7 में कितने आ सकते हैं, 14। G के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो M कितने आ जाएगा, -4 से +4, -4 से +4 में कितनी वैल्यूज आती है, 9 ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कितने, अरे 9 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन कितने, मैक्सिमम 18। आप देखो बेटा L 1 से बढ़ रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल 2 से बढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल 2 से बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ेंगे। H के लिए L की वैल्यू होती है 5, L की वैल्यू 5, तो M हो जाएगा -5 to +5, -5 to +5 में 11 वैल्यूज आती है, -5 से -1 तक 5, 1 से लेकर 5 तक 5 और एक 0, तो ये रहा। अगला आता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो आप ये नोट करें, हेडिंग नोट करें, स्पिन क्वांटम नंबर।
तुम नोट करो बेटा, फिर बोलोगे सर 1 मिनट। हाँ जी, अब समझते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। सुनो बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती है, +½ और -½ अब आपको इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ऐसा बोहर बोलता था। अब न्यूक्लियस के चारों ओर जो मूव करता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सुनना ढंग से, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पर भी रोटेट करता है, खुद की एक्सिस पर। अब खुद की एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन 2 तरह से रोटेट कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इस तरह से मूवमेंट करता है, दोनों रोटेशन साथ हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेशन भी चल रहा है और खुद की एक्सिस पे भी रोटेशन चल रहा है। अब खुद की एक्सिस पर रोटेशन के दो तरीके हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल परसेंटेज होता है 100, 50% क्लॉकवाइज रोटेट करने की, 50% एंटी क्लॉकवाइज। कितना होता है 50% फ्रैक्शन में? 1/2। इसलिए एस की वैल्यू होती है ½ अब ये प्लस माइनस क्या है? डायरेक्शन। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये 2 डायरेक्शन है, हाफ हाफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल प्रोबेबिलिटी, 50-50%। और प्लस और माइनस क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो आप सुनो, an electron rotates around the nucleus in a circular path as well as along its own axis. Along its own axis, electron rotates either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. And due to this, खुद की एक्सिस पर जो रोटेट करता है, ड्यू टू दिस, उसकी वजह से for an electron, 2 value of spin quantum number s is possible, s equal to +½ and -½ नोट कर ले बेटा।
हो गया भाई। अब एक पॉइंट है, एट अ टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, दोनों रोटेशन एक साथ नहीं हो रहे होंगे। इसलिए किसी इंस्टेंट पर एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ आएगी या माइनस हाफ आएगी। नक्षत्र एस इक्वल टू प्लस हाफ किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज को या एंटी क्लॉकवाइज को? ये कोई फिक्स नहीं है, जो आपको मानना है मान सकते ये कोई फिक्स नहीं है। अगर प्लस हाफ आपने क्लॉकवाइज को मान रखा है तो माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, और प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ क्लॉकवाइज होगा। मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो नोट कर लें, एट अ टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन नोट करें लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक क्वेश्चन नोट करो। ये क्वेश्चन नोट करें आप और खुद से ट्राई करके आना। नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे अपन इसे। आज के लिए इतना सफिशिएंट।